जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 पेपर नंबर 5 उसका एनालिसिस प्लस उसके कुछ सैंपल आंसर्स कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि विशेषकर कुछ विद्यार्थियों ने कहा इधर अलंकार वगैरह के क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ी सा डाउट हो रहा था और कुछ सेक्शंस को लेकर के हो रहा था, तो वो भी साथ में लेकर के आपको इसमें बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो पेपर 5 कैसा क्या रहा। आसान तो नहीं था, पहली बात। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, जिसको अपन कहें कि इतना टफ था कि बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्वेश्चन पेपर, वो नहीं था। मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा हायर लेवल का कह सकते हो आप इसको, कि मीडियम से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन पेपर तो कहेंगे। और अच्छा स्तर था, अच्छा पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बने होंगे, पर बहुत कुछ ऐसा था जो आसानी से बन रहा होगा, और जहां पर अगर सही तरीके से वर्क कर लिया तो नंबर उठा लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी था कि आज का पेपर, जैसे कि मुझे लगा, इसमें स्कोरिंग जो रहेगी थोड़ी सी कम होगी। उसकी वजह यह है कि फैक्चुअल एस्पेक्ट थोड़ी सा कम है इसमें। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों का वहां पर मिश्रण है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे वहां पर पूछे गए हैं जिसमें आपको अपना व्यू देना है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पूछी गई है, बोले कहीं अनुप्रास अलंकार बता दीजिए, कहीं उपमा अलंकार के बारे में बता दीजिए। डेफिनेशन पूछी गई है, तो कई बार क्या होता है कि सही डेफिनेशन तो आप लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि वो उस चीज को, उन शब्दों को एक व्यवस्थित मान रहा नहीं मान रहा, सही तरीके की परिपूर्ण परिभाषा मान रहा कि नहीं मान रहा। तो उसके कारण नंबर क्या होते हैं, जहां 3 में से 3 नंबर मिलने चाहिए थे, वहां पर पता चला 3 में से 2 मिले, एक ही मिला। ये हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सा स्कोर इसमें कभी भी इस टाइप के पेपर में कम हो जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि जिन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा होगा, और अच्छे से पढ़ा का मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ा बस है या तैयार है या बन रहा था। बात यह है कि अच्छे स्तर पर पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जिनकी बहुत अच्छी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जानते हैं, बता पाते हैं, बताने में सक्षम है, लिख पाते हैं, उनका पेपर ये अच्छा गया होगा, है ना। सबसे पहले पेपर देखते हैं, उसके साथ में कुछ पॉइंट्स पर चर्चा कर लेने वाले हैं। कुल 8 क्वेश्चन आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, 75 मार्क्स का है ये। इसमें 25 प्रश्न है, 3 अंकों का एक प्रश्न है। ठीक, तो 25 ऐसे दिए गए हैं। वर्ड लिमिट दी गई है आपको, 20 से 25 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 से 5 लाइनें आपको वहां पर मिल रही थी। 20 से 25 शब्दों में लिखना है, इसका मतलब है कि लगभग 4 लाइनों के आसपास में मिल रही हैं। 5 लाइनें वहां मिलती हैं, 4 लाइनों पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एक लाइन कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे तो आप छोड़ेंगे, चाहे लाइन के ऊपर लिखते हो चाहे नीचे लिखते हो, तो थोड़ी सा व्यवस्थित दिखेगा वो। तो 25 क्वेश्चन आपको पूछे गए यहाँ पर, 3 नंबर का है। टोटल 25 क्वेश्चन के हिसाब से 75 होगा। क्या क्या है क्वेश्चन, अवयवी भाव समास को परिभाषित कीजिए। यानी परिभाषा बतानी है आपको, परिभाषा बताएंगे प्लस इसका अपना एग्जांपल बताएंगे। संधि के कहते हैं, स्वर संधि के भेद आसान है। मानक भाषा से आपका क्या अभिप्राय है। ऐसी भाषा जिसकी व्याकरण वगैरह हो, शब्द भंडार इत्यादि हो, नियम वगैरह हो, उसको कहते हैं। संधि और समास में मुख्य अंतर बताइए। ठीक, स्क्रीन साइज सही आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे, है ना। संधि और समास में मुख्य अंतर बताइए। 25 शब्दों के अंदर आपको बताना है, 20 शब्द मान लीजिए मोटे तौर पर, कि 20-22 के आसपास बता देंगे, बन जाएगा। ये क्या होता है, पल्लवन को परिभाषित कीजिए। पल्लवन, संक्षेपण, अलंकार, काफी भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण क्या होते हैं। उत्कृष्ट संक्षेपण, श्लेष अलंकार को स्पष्ट कीजिए, क्या होता है श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि का लक्षण बताइए। मुदित महीप महीपति मंदिर आए, ये क्वेश्चन था। मुदित महीपति मंदिर आए, कौन सा अलंकार होगा इसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपको। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। मामा वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहा है लगातार, यही वजह है कि आपका ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए। 1.12 पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं, बन जाएगा। ठीक, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। सटीक जानते हैं उसके बावजूद भी, जिसको अपन समझते हैं कि हाँ यही सटीक है, ऐसा होता नहीं है। बहुत डायनामिक होता है अपने आप में ये सब्जेक्ट, जिसको प्राय बहुत ही हल्के में लिया जाता है। और बन तो सभी से जाता है ये वाला पेपर, बोले हाँ ठीक गया, अच्छा गया, परंतु वो आपकी दृष्टि से या कई बार विद्यार्थी की दृष्टि से होता है कि हाँ मेरा अच्छा गया,
मैंने अच्छे से लिखा है, पूरा लिखा है, पूरा अटेम्प्ट किया है, समय कोई कम नहीं पड़ा, बल्कि आधे घंटे पहले ही कंप्लीट हो गया था, ऐसा लगता है। तो बोले हाँ लिखा पूरा है, परंतु जो लिखा गया है यदि उस चीज के मानदंड पर, एग्जामिनर के मानदंड पर खरा नहीं उतरेगा, तो सभी पहलुओं को समाहित नहीं किया जाएगा, तो फिर उसमें नंबर कम मिलते हैं। यही वजह है कई विद्यार्थी जिनका पेपर तो अच्छा जाता है परंतु स्कोर नहीं हो पाता, तो ये चीज हो जाती है। और जो इन बातों का ध्यान रखते हैं और जो सेक्शंस मैं बता रहा हूँ, जो तरीके मैं बता रहा हूँ, उस तरीके का कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास करते हैं, काफी स्कोरिंग होता है उनके लिए, है ना। अपने आप में एक स्कोरिंग पेपर कहलाता है, यहाँ पर नंबर खींचने चाहिए, आराम से 150 145 के आसपास में लाए जा सकते हैं। और इस बार तो फिर भी पहले से इजी क्वेश्चन पेपर था, जिस तरह से पहले क्वेश्चन पेपर आ रहे थे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? लिख लेंगे सामासिक शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए, ठीक है। तो जो शब्द बनता है समासीकरण करने पर, उस बने हुए शब्द को कहते हैं सामासिक शब्द, यानी कि दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समास उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उस बने हुए, उस विकार आए हुए शब्द को क्या बोलते हैं? समासिक। निम्नलिखित का संधि विग्रह कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए या संधि कीजिए, ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर संधि करने के लिए दिया है। प्राधनुत्साह क्या होगा? दैट इज प्रोत्साह करके होगा। अन्य धनुक्ति क्या होगा? बोले अन्योक्ति हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? बता देंगे, नॉर्मली बता तो देंगे, पर इस बात को समझिए कि विसर्ग संधि इतना आसान नहीं है लिखना। विसर्ग संधि हो, स्वर संधि हो, इतना आसान नहीं है। और खासकर उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या होती है इन क्वेश्चन, उनको लगता है बिल्कुल सही लिख करके आ गए हैं। जिन्होंने गाइड के पैटर्न को फॉलो किया होगा, उस टाइप से लिखा होगा, तो उनको थोड़ी सा नंबर कहीं ना कहीं 3 की बजाय वो 2 कर देते हैं एग्जाम में। इस बात को समझिएगा। अधिकांश लोग इस चीज के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, उस बात को बहुत हल्के में लेते, बोले हाँ हमने सही किया है। समझिए, जहां 3 में से 3 मिलने चाहिए वहां आप 2 क्यों लेंगे? नहीं लेने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, दैट इज अभूतपूर्व। जिसका शत्रु जन्म तक ना हो, बोले अजात शत्रु बोलते हैं। संक्षेपण कैसे कहते हैं? योजक चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? तत्सम शब्द कैसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। असुर के 2 पर्यायवाची लिखिए, रावण, राक्षस, दानव इत्यादि लिख दो। उपमा अलंकार के अंगों का नाम लिखिए साहब। 4 अंग होते हैं इसके: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म, बीती विभागरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अच्छी बात इसमें यह है कि ये नहीं पूछा था कि रूपक का कौन सा भेद है, यानी रूपक का कौन सा टाइप है, ये नहीं पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न अलंकारों से संबंधित आगे भी दिए हुए हैं। अब ये कौन से वाले? शब्द अलंकार वाले। इसके पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका स्पेशली आएगा ये शब्द अलंकार को लेकर के। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा अलंकार में, यहाँ शब्द अलंकार, इसके बाद वाले में अर्थालंकार पर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर बताइए, ठीक है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती, इसमें कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दैट इज अनुप्रास अलंकार। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। श्लेष अलंकार आएगा यहाँ पर। 3 बेर खाती थी वो, 3 टाइम्स खाती हैं वो, ठीक, खाती थी वो, अब 3 बेर जो फल है, फ्रूट्स हैं, वो खा रही है। यमक अलंकार आएगा। यमक अलंकार को उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, जो उत्तर इसका होगा, उसके ठीक बाद में उसको कहीं ना कहीं इंडिकेशन के साथ यहाँ दिया है। 2-4 जगह आप इस पॉइंट को फाइंड आउट कहीं ना कहीं करेंगे, यानी जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पहले वाले का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब दिए आपको अर्थालंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरसी कल कांति थी, ठीक है। कौन सा अलंकार है? सजल नीरद की तरह की कल कांति थी, ठीक, दैट इज उपमा अलंकार। जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों उसे क्या कहते हैं? पूर्वोपमा कहते हैं। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई,
इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो फूल गए हैं काश, पूरे मही पर छा गए हैं, ऐसे कर पूछे। जनु, जनु जानो मनहु मानो, ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, तो रूपक अलंकार आएगा यहाँ पर। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया गया है आपको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का राज्य क्षेत्र है, इंडियन टेरिटरी है, बताना है इंग्लिश में। मामला भी समीक्षाधीन है, अंडर कंसिडरेशन। शांति समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। पुल नदी के ऊपर है, इस कमरे का दरवाजा छोटा है। इन सेंटेंस को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके वहां पर लिखना था, नंबर मिलते। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अच्छा इस बार समझिए, इस बार और पिछले बार भी इतना टफ नहीं आया है ट्रांसलेशन, ये बहुत अच्छी चीज है। इसके पहले जो ट्रांसलेशन आ रहा था वो काफी कठिन आ रहा था, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। इस बार जो दिए गए हैं ये ऐसे हैं कि रेंज में है, बिल्कुल ही सिर के ऊपर नहीं है, ये अच्छी बात। थोड़ी भी अच्छा प्रयास किया होगा, अभ्यास किया होगा, पढ़ा होगा तो बना लेगा विद्यार्थी। ये अच्छी चीज होती कभी भी कि हाँ ऐसा तो क्वेश्चन दो कि जिसको मेहनत करके बनाया जा सके। अगली बार विद्यार्थी तैयारी के लिए आए, एग्जाम देने के लिए आए, उनको उसमें आशा तो कि हाँ हम बना लेंगे, कम से कम डिप्रेशन नहीं होना चाहिए कि बोले अपन से तो बनेगा ही नहीं, रहने दो, कोई मतलब नहीं थी मेहनत करने का। गलत मैसेज आ जाता है। आसान क्वेश्चन है, आसान ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर दिया हुआ वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी वाला उल्टा दिया, वहां हिंदी से इंग्लिश था, यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी वाला दिया हुआ है। ये दिए हैं आपको सेंटेंस। The police immediately rushed the site of the accident. The invading army sacked the city. The court reserved the judgment. ये आपको दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया है आपको, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दैट इज उद्धन शिष्ट करके कहलाएगा, व्यंजन संधि। महेश्वर का वृद्धि संधि आएगा। धनुष्टंकार संधि, समास, अलंकार इत्यादि वगैरह जो भी ग्रामेटिकल सेक्शंस था, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर या वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने नोट्स में से आया पूरी तरीके से। 95% प्लस कह सकते हो आपकी जो अपना नोट्स है उसमें से ही आया, एज इट इज आया है। खास बात है, जिन्होंने पढ़ा होगा, पूर्व में भी पढ़ा होगा, इस बात को जानते होंगे कि जो उदाहरण बताए गए थे वो भी आए हैं एज इट इज, प्लस जो डेफिनेशन या जो टफ वर्ड्स वगैरह बताए गए थे तो सारी की सारी चीजें आई हैं आपको। तो ये अच्छी चीज रही, कहीं ना कहीं सब मिल जाएगा आपको। हालांकि तो इतने आसान क्वेश्चन है कि हर बुक में लगभग मिल जाएंगे, अच्छी अप्रोच रही। पर जो टफ क्वेश्चन हैं, चाहे अलंकार वाले हो चाहे अन्य सेक्शन के हों, वो अपने नोट्स में साफ साफ दिए हुए हैं। समस्या, सामासिक पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? ठीक है, किस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? बोले सर जी द्वंद्व समास। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक से जोड़ देंगे। वाह, तुम्हारे क्या कहने का। ठीक है, वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यहाँ पर आएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लिखना है आपको। ठीक है, वाह के पश्चात में आएगा तुम्हारे क्या कहने, तो प्रश्नात्मक है ये बात, तो वो चीज आएगी। किसी वाक्य अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए तो बोले साहब जी पुनरुक्ति चिन्ह लगाते हैं। दो विराम चिन्हों के नाम संकेत ठीक है बन जाएगा। यह कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है, बड़ी मार्मिक है ना। इसमें आपको चिन्ह लगाने हैं और उसको उठा करके दोबारा लिखना है, आसान है। वसीयतनामा का अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द बताइए। वसीयतनामा का अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द बताइए। ठीक है, दैट इज विल स्पेशली। ठीक है, टेस्टामेंट वगैरह नहीं चल पाएगा, विल ही लिखना पड़ेगा आपको। एक्टिंग का हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर प्रशासन संबंधित है तो आपको अभिनय वाला नहीं लिखना बल्कि कार्यकारी वाला होना चाहिए। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है संभाव से देखना। क्वेश्चन है
जारस शब्द का विलोम बताइए। जारस शब्द का विलोम बताइए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जारज होता है, जारज, ठीक है। एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतानें हैं, यानी जिनके माता पिता कॉमन हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको औरस कहा जाता है। उसका जो विलोम होता है वह जारज होता है। तो यहाँ शायद ये होना चाहिए था कि जारज का विलोम बताइए, तो औरत लिखते। अब बाकी आगे देखिए क्या मानते हैं वो, इसको जैसा भी करें, ठीक। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्या कहते हैं? बच्चा शब्द का बन जाएगा। चोर शब्द के दो बोले, कुंभिल, रजनीचर, मूषक, राठणी का मानक रूप लिखिए। रानी, राठ यानी राजा होता है, तो राठणी रानी। हाथी पांव में बड़े आदमी के यहाँ में सबके यहाँ। श्री गणेश का बोले इति श्री करके होने वाला है। इसके पश्चात में आपको दिए गए हैं गद्यांश। आसान है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अच्छे से अध्ययन करके फोकस करके बनाएंगे तो बन जाएगा। सार उसका निकालना पड़ेगा, अपने शब्दों में उसको तोड़ना समझना पड़ेगा आपको, बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, चाहे तो ये वाला बना लें, आ दिया है, ठीक है, या फिर अथवा वाला ये दिया है, इसको बना लें। तो यहाँ पर आपके पास में चॉइस है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ चीजों पर मैंने मार्क बनाए हुए हैं तो देख लीजिएगा, शायद आपके काम का हो। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके उत्तर देने थे आपको 4-5 लाइनों में। आगे दिया हुआ है आपको, पल्लवन कीजिए, भाव पल्लवन कीजिए, ठीक। मुर्दा वह देश जहां साहित्य नहीं होता है, और हित सरस धर्म नहीं भाई, पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का कथन कहलाता है। फिर इसके पश्चात में आपको दिया हुआ है संक्षेपण कीजिए। इसमें भी ऑप्शन है, ए वाला कर लीजिए, वो नहीं करना है। अथवा वाले में आपको बी वाला दिया हुआ है। वहां कॉपी में अनिवार्यतः आपको डिफाइन करना है कि आप ए का आंसर लिख रहे हैं कि बी का आंसर लिख रहे हैं। यदि उस बात की चूक होगी तो शायद चेक नहीं करें, जो उनके पास में विशेषाधिकार होगा, ठीक। तो ये था, और इसके पश्चात में चलिए 8 क्वेश्चन थे टोटल आपको, और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उसको आपको बता दिया। लगभग समाप्त ही हो गया है मेंस। छठवां पेपर जो कि निबंध का पेपर है प्लस प्रारूप लेखन का पेपर है, वह कल होना बाकी है, शेष है, और उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी विद्यार्थियों को। अब समझिए इसके पश्चात में जो अगला आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है वह मार्च में है, और मार्च में हो जाएगा, इस बात की भरपूर संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो होने वाला है आपका मार्च में। तो जो आपको डेट्स दी गई हैं वो बिगिनिंग में ही दी गई हैं, मार्च के 11 मार्च समथिंग कुछ के आसपास में है मेरे ख्याल। अभी तक जितना पेपर मेंस के देखे गए 5 पेपर, उनमें शुरुआत के जो 3 पेपर हैं वो बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं अपने आप में। या ये कहना चाहिए कि हायर अगर पोस्ट चाहिए है तो उसके लिए उन पेपर्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको। प्लस ये पेपर जो कहलाते हैं, बात की जो पेपर है, ऐसा नहीं कि इनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि ये भी स्कोर करने की जरूरत है। और ये थोड़ी सी टेक्निकल पेपर कहलाते हैं, चाहे पेपर 4 हो, चाहे पेपर 5 हो और 6 हो, ये कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं। जबकि 1, 2 एंड 3 बहुत ज्यादा मेहनत मांगते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी मांगते हैं रिवीजन तक के लिए, तो पूरा तैयार करना तो बहुत टेढ़ी की होगी। प्लस उसके बाद वहां पर परफॉर्मेंस देना, पेपर किस तरीके से आ जाएगा, इन बातों को ध्यान रखिए। एग्जामिनर ने अपना लेवल मेंटेन रखा है, काफी अच्छे पेपर दिए हैं, बहुत अच्छा स्तर बना के रखा उन्होंने। और लगभग मान के क्लासिकल पेपर मैं इनको कहूंगा मुख्य परीक्षा की, कि बहुत ही कठिन भी नहीं और बहुत ही एवरेज के भी नीचे नहीं, ऐसा पेपर है। और पेपर में सभी प्रकार का मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। बहुत मेहनती विद्यार्थी उनके लिए भी, जिन्होंने कम पढ़ा है उनके लिए भी, जो नए हैं उनके लिए भी, सबके लिए बनाया गया पेपर है ये। तो एग्जामिनर अपना एक लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड ऐसे ही बना रहेगा, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। बताने का आशा है, कहने का बातों का आशा ये है कि जो 11 मार्च से आपका मुख्य परीक्षा है, आप उसके लिए अभी से लग जाइए। और जो कमी अभी भी लगी हो कि यहाँ पर बाकी रह गई है, कुछ कमी आपने महसूस की होगी जो लगी हो आपको, वो उसको जरूर दूर करें। मुख्य परीक्षा का बैच अपने पास में स्टार्ट होने वाला है, अगले 2-3 दिन 4 दिन के भीतर वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि मैक्सिमम बच्चे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पर फोकस करेंगे 28 जनवरी के लिए, उसके बाद में वो सर केंद्रित होंगे।
और आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग जनवरी तो एंड होने वाला है, अब भी समाप्त हो जाएगा और आपके पास में बचेगा क्या, फरवरी और मार्च के मात्र 8 से 10 दिन बचने वाले हैं। इतने टाइम में आप पूरा का पूरा सेक्शन तैयार कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए इस बात को समझिए, सबसे की पॉइंट पेपर थर्ड, पेपर 5 और पेपर 4 इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। इन 3 पेपरों से ही अपने यहाँ पर जो बैच है उसकी शुरुआत होने वाली है। जो भी विद्यार्थी इन पेपर्स को लेकर के थोड़ी भी डाउट में, थोड़ी भी संशय में है, तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल संपर्क कर ले, बिना देर करे संपर्क कर ले। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जिनका मान लीजिए कि बोले पेपर 4 सर हमारा ठीक है, अच्छा है, पेपर 5 भी हमारा अच्छा है, केवल एक पेपर को लेकर के दिक्कत है, ऐसे भी होंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बिल्कुल बिगनिंग में वीडियो में कहा, पेपर इतना आसान नहीं है कि जिसको आप यूं ही आसानी से डील कर जाएं, ठीक। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अपन को लगता है कि नहीं ये चीज, इसका आंसर सही है, परंतु उसमें 3 में से 3 मिलने के लिए जिस प्रकार से लिखना पड़ता है, यदि उन मानदंडों के अनुरूप नहीं है, अपने मानदंड के हिसाब से तो है कि नहीं हमने तो बेस्ट लिखा है, परंतु आप उस हिसाब से कह रहे हैं, जो आपने पढ़ा हुआ कंटेंट है उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हाँ ये वही है, लिख के आया हूँ जो मैंने पढ़ा है, परंतु जहां से पढ़ा है, जिन सेक्शंस में से पढ़ा है, बहुत सारे शब्द अपन वहां पर भूल गए, उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, कई बार गलत ही पढ़ लिया है और गलत ही परिभाषा अपन को रटी हुई और वही लिखा है अपन ने, या अपूर्ण परिभाषा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या जाती है, जो बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू, अपूर्ण चीजें, यानी बनता तो है, पढ़ा भी है, जानते भी है, लेकिन आधा सा जानते हैं लगभग, पर वहां पर दिक्कत जाती है, वहां स्कोर नहीं हो पाता। अगर ऐसा भी कुछ है, बिना देर करे संपर्क कर लेना। जो आपके आंसर होंगे यहाँ क्लास में जिस तरह से हम लिखवाते हैं, हम चेक करते हैं, बताते हैं, उसमें सुधार के लिए बताते हैं, तो आप इसमें ये भी ऐड करके देख लीजिए, ये भी चीजें को जोड़ लीजिए, इस तरीके से लिखिए, उससे डेफिनेटली लाभ होगा और सफलता में वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम आप अपने हाथ से करते हैं कि साहब ये तैयार हमने कर लिया, पेपर 1 तैयार कर लिया, या अन्य चीजें, बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कोई ऐसा व्यक्ति गाइड कर दे कि जो बता दे कि हमारे मेंस के आंसर लिखे हुए ये हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें कमी क्या है। तो खासकर एक एक्सपीरियंस होने के पश्चात में विद्यार्थी को बहुत संकट जाती है कि उसको बता पाने वाले, यानी उसमें एक्सपीरियंस विद्यार्थी में गलती निकालकर, उसकी खामियां निकालकर उसको सही बता पाने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। पहली बात, मिलते ही नहीं है, जो मिलते भी उनके पास इतना समय होता ही नहीं है कि वो ध्यान दे पाए सभी पर। वो चीज की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, यहाँ पर भरपूर आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। मुख्य परीक्षा को लेकर अगर वाकई में सीरियस हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अभी का ये टाइम है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। ये जो बैच है मुख्य परीक्षा का है, बस एक और बैच है प्रीलिम्स वाला, बिना देर करे ज्वाइन करें, संपर्क कर लें। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।